टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और इसके अंतर्गत केवल जैसे चार्ट पेपर हम बना रहे हैं ये वस्तु, इसके बाद और भी दृश्य और श्रव्य सामग्रियां भी इसके अंतर्गत आएंगी। मतलब कि जो हमारे पठन पाठन के बीच बच्चों को जल्दी सीखने, आकर्षक तरीके से सीखने, उससे जुड़ने, सुगमता से सीखने में जो चीजें मदद करती हैं वो टीएलएम के अंतर्गत आएंगे। तो जैसे हम लोग चार्ट पेपर के रूप में बनाते हैं कुछ दिखाने के लिए, अपनी संरचना करते हैं, तो उसमें दो प्रकार से टीएलएम बनाते हैं। एक तो ब्लैकबोर्ड, डस्टर और चॉक क्या टीएलएम में आता है? नहीं, ये नहीं है। जैसे पहले से जो पारंपरिक चीजें चली आ रही हैं, ये तो जैसे कक्षा के बारे में जैसे ही हम सोचें कि कक्षा, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो तो ऑलरेडी उसमें पड़ी हुई है। लेकिन आप टीएलएम का मतलब ये है कि उस पाठ को या उस क्लास को, उस कक्षा को और सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए बाहर से और क्या अप्लाई कर रहे हैं? सहायक शिक्षण सामग्री। एक है शिक्षण सामग्री, एक सहायक शिक्षण सामग्री। तो चलिए, तो हाँ, मैं बात कर रहा था टीचिंग लर्निंग मटेरियल में इसको कैसे बनाएंगे टीएलएम। जैसे चार्ट पेपर में हम लोग बनाते हैं तो एक है ओपन, खुला हुआ। जैसे हम लोग असाइनमेंट में, होमवर्क में भी दे देते हैं कि चार्ट पेपर पर संज्ञा शब्दों को लिख कर लिए आए, या विशेषण को लिखें, या विकारी को लिखें। तो वो भी टीएलएम ही है। और एक जो है थोड़ा सा और आकर्षक बनाने के लिए कुछ अपने दिमाग से योजना बना करके उसको इस प्रकार से दिखाते हैं कि कभी खुलता है, कभी बंद होता है, तो गोपनीय रखते हैं। तो दो तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम अपने व्याकरणिक बिंदुओं पर। विकारी शब्द, इसमें रखा हुआ है विकारी शब्द, अविकारी शब्द और कारण। तो सर्वप्रथम जब हम पढ़ाने के लिए कक्षा में जाते हैं, किसी भी क्लास में 3 to ऊपर की तरफ, तो बच्चों को व्याकरण के कुछ पदों से, अक्षर से, वर्ण से, शब्द से, वाक्य से परिचित कराते हैं। और इसके बाद धीरे धीरे हम पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो जिसको हम शब्द भेद कहते हैं, हिंदी में पार्ट, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले बच्चों को जब ये चीजें बताते हैं तो एकदम क्लियर कट बताना चाहिए कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी शब्द भेद है 8 प्रकार के, तो उसको 2 भागों में पहले ही बांट लीजिए, 4 एक तरफ, 4 एक तरफ। इसकी जरूरत हमें 10th क्लास में पद परिचय पढ़ाने में जाकर के बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। और जब शुरुआती क्लास में हम अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे होते हैं या पढ़ाते हैं, बच्चे नहीं समझे होते हैं, तो वहां जाकर के बहुत परेशानी होती है। क्योंकि पद परिचय का सर्वप्रथम मूल बिंदु ही यही है, शब्द भेद ही है। जो बच्चा इसको नहीं समझ पाता है वो पद परिचय में एकदम करने में अक्षम होता है, कभी नहीं कर पाता। तो इसके लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको पहले से ही बताते जाना चाहिए। तो विकारी और अविकारी, जैसे हम समास भी पढ़ाते हैं तो उसमें आता है अव्ययी भाव समास, तो उसको पढ़ाते समय वहां पर चर्चा हो जाती है कि जिसका प्रथम पद अव्यय हो और प्रधान हो। तो हम तो कहते निकल लेते हैं, बच्चा भी सुन लेता है, बच्चा पूछता नहीं है, लेकिन हमें बताने की जरूरत पड़ती है कि देखो अव्यय है, तो अव्यय को समझना भी जरूरी है। अव्यय वे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार उसमें कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमको पढ़ाते समय अब चले जाते हैं कि विकारी और अविकारी पर, वहां से फिर बता करके फिर इसको 2-4-5 मिनट लगता है, जल्दी जल्दी से चर्चा हो जानी चाहिए वहां। तो विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 हो गए। और दूसरे हाथ में अविकारी, अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और इसमें आ गए। तो
चार इधर और चार इधर, विकारी और अविकारी। अब विकारी की परिभाषा बताएं उन्हें बच्चों को कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार बदलाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं। उसके बाद अविकारी में जब जाएंगे तो जिन ठीक उसी का उल्टा कर देंगे, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदलाव नहीं होता उससे अविकारी, यानी कि सदैव वह अपनी ही स्थिति में रहता है, उसकी स्थिति बदलती नहीं। इस प्रकार से अविकारी होता है। इनकी परिभाषा और कुछ उदाहरणों के द्वारा इनको बच्चों को बताया जा सकता है। ये चीजें बहुत अधिक है, इसलिए मैं केवल चर्चा ही कर देना। ये चीजें याद होनी बहुत जरूरी है। कभी कभी हमने देखा है, महसूस भी किया है कि जब संख्या से चलते हैं तो बीच में विस्मयादिबोधक के पहले जो आते हैं समुच्चयबोधक, संबंधबोधक, यहाँ पे हमारी स्थिति कभी कभी गड़बड़ होने लगती है। तो हमें भी पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए, याद होना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से बच्चों को बता सके। बताते समय हमारा प्रवाह टूटे नहीं। जब बच्चों से हम शब्द भेद की बात करते हैं तो शब्द भेद के लिए कोई हाथ नहीं उठाता। शब्द भेद मालूम है नहीं मालूम, कोई हाथ नहीं उठाता। लेकिन जैसे ही कहेंगे पाठ सब किस मालूम है या सर, तुरंत हाथ उठ जाते हैं। तो उनको बताना समझाना जरूरी है। अब आते हैं सर, ऐसे करना है तो आप वहाँ बैठिए, बार बार ऐसे कर देते एक सेशन में 8 बार किए नहीं, तब हमारे सेशन में 8 बार ऐसे किए। हाथ हाँ, अगला है कारक। कारक किसे कहते हैं एवं इसके प्रकार। कारक की परिभाषा भी पूछने पर बच्चे कम ही जवाब दे पाते हैं। आप लोगों में से कोई बता पाएंगे? मैडम, मैडम लोगों को थोड़ा बता दें। कारक की परिभाषा कोई भी बताइए, बताइए हम, कोई भी बताए। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, उसे कारक है। ठीक है, उसके लिए इसी परिभाषा क्रिया नवीनतम कारकम। जी हाँ मैम। जो सब संज्ञा और सर्वनाम जो के साथ क्रिया के संबंध को जोड़ता है उसे कारक। संज्ञा या सर्वनाम किसी से उसे उसका संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो उसे कारक। और कोई? हाँ, परिभाषा तो यही है, हमने भी पढ़ा है किताबों में। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, ये भी होता है। क्रिया ही क्यों, वाक्य के अन्य शब्दों से जो संबंध होता है। हाँ, ये भी यही जानना था। हाँ, जैसे जो परिभाषा लिखी हुई है किताब में वो बच्चों को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं यहाँ बोल दे रहा। बच्चों को समझाना जरूरी है कि केवल संज्ञा और सर्वनाम से ही नहीं, बल्कि वाक्य में आए अन्य शब्दों से जो संबंध स्थापित करता है वह कारक है। कारक का रूप हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, कारक का रूप दोनों जगह है। ठीक, तो मैं महसूस किया था कभी कभी इसमें दिक्कत आ रही थी बच्चों को समझने में, तो इसको बताना जरूरी है। दिया हुआ दोनों, ये भी क्रिया का संबंध केवल संज्ञा और सर्वनाम से ही नहीं, वाक्य से अन्य भागों से भी, अन्य शब्दों से भी इसका संबंध होता है। हाँ, आप बोलिए ना क्या चीज मैं हमें बताइए। हम लोग देखिए इस कार्यशाला में इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंटेंट, कंटेंट की बात नहीं हो रही। कंटेंट की अगर बात करें तो हमसे विद्वान लोग यहाँ पढ़े अपने अनुभव
अनुभव को ये अपने अनुभवों को शेयर करने की बात है, मेथोडोलॉजी की बात है, तरीका की बात है। और किसी तरीके से ऐसा आगे बढ़े चलिए सर आगे बढ़िए सर। मैम हम लोग कम से कम जान तो जाएंगे। इससे तो सीनियर है, कोई इफेक्ट नहीं सीनियर है, हमसे सीनियर है। आगे बढ़ने दीजिए, क्लास बढ़ने दीजिए। चलिए वैसे मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि पहले ही दिन डिस्कस हुआ था सर लोगों से और वकील लोगों से कि यह कार्यशाला विषय वस्तु की जानकारी के लिए नहीं है। जैसे अभिकारक की बात हो रही है, विकारी अधिकारी की बात हो रही है, तो उसमें ये निश्चित रूप से हमसे भी अधिक जानने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। अपने अनुभव को साझा करते हैं। मैं जो अनुभव देखिए, एक मिनट मैम, मुझे करना है मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ काम करना है, इसीलिए मैं थोड़ा सा और विशेष तरीके से उसको देखा हूँ। अगर मैं भी नहीं देखा होता, यहाँ पर मैं भी बैठा होता, तो मैं भी आप लोगों की श्रेणी में होता। तो यहाँ पे नॉलेज की बात नहीं है, अनुभवों की बात है। विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न तरीके से विभिन्न विद्यार्थियों के सामने विभिन्न प्रकार के शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं। हो सकता है कि मेरा तरीका उचित ना हो, आपका तरीका उचित हो। अगर उससे लाभ हो जाए तो हम सभी लाभान्वित हो जाएंगे। तो ये बात है, जहां आपको महसूस होगा कि मुझे अपने तरीके को बताना चाहिए तो आप जरूर शेयर करेंगे। हाँ, तो कारक की परिभाषा पर चल रहे हो, तो परिभाषा में यह स्पष्ट हुआ कि सभी बच्चों को ये बातें बतानी है। अब क्या कर रहे हैं सर? आपको जरूरत है, जाकर हमारा बात कर लीजिए। अब कारक के भेद, इसमें एक अनुच्छेद लिखा हुआ, आप देखेंगे दिखाई दे रहा होगा कि किसी जंगल बरगद एक पेड़ था। मैडम उस अनेक बगुले रहते थे, उसी पेड़ उधर एक सांप भी रहता था। वह बगलों छोटे छोटे बच्चों खा जाता था। बरगद पेड़ कुछ दूर एक नेवले बिल था। बगलों एक दिन नेवले बिल सांप उधर तक मछली टुकड़े डाल लिए ताकि उस रास्ते जाकर नेवला सांप था। इसमें जैसे मैंने पढ़ा है, क्या इस प्रकार से पढ़ करके किसी को कुछ समझाया जा सकता है? वो तो कहीं भी अर्थ लग ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर कारक चिन्हों का यदि प्रयोग हो जाए तो शायद यह व्यवस्था सुव्यवस्थित हो और फिर बातें समझ में आने लगी। तो यहाँ पर जिस जगह पे कारक की जरूरत है, कारक की चिन्हों की, उसे समझना जरूरी है। और ये आप बनाएंगे, मैं भेजूंगा, इसको आप घर से बनाएंगे, जहाँ नहीं घर में बना करके इस अनुच्छेद को पूरा करके आप ग्रुप में डाल दीजिए। तो एक चीज और, जब भी कारक हम पढ़ाते हैं तो प्रश्न पत्र में कभी कभी आ जाता है परसर्ग, कभी कभी आता है कारकीय चिन्ह, भक्ति, कभी कभी आता है विभक्ति चिन्ह। तो ये तीनों शब्दों से बच्चों को परिचित करा लेना चाहिए। छोटे बच्चे सर एक बात और है, छोटे क्लास में क्योंकि उस क्लास में उसी रूप में है ना, लेकिन जब हम क्लास 8 में जाते हैं, 9 में जाते हैं, तो वहाँ तीनों नामों को एक साथ करके देखने वाला बच्चा बहुत ही कम मिलता है। अगर परसर्ग पूछे तो हो सकता है किसी को ना मालूम हो, विभक्ति चिन्ह पूछे तो हो सकता है ना मालूम हो। मतलब तीनों में से किसी एक को मालूम है, बाकी दो के बारे में वो अनभिज्ञ है, जानता है लेकिन याददाश्त में नहीं है। हाँ, तो यहाँ ये बताने वाली बात है। मैं केवल उन्हीं बिंदुओं पर बात कर रहा हूँ जो मुझे जरूरी लगा था कि बच्चों को बताना चाहिए और मैं बताता था, तो मैं अपने अनुभव को शेयर करूँ। दूसरी बात ये है कि जब कारक हम पढ़ाते हैं तो कर्ता ने कर्म को, अब जब तक ने नहीं मिलता है तब तक बच्चा खोज रहा होता है कि मेरा कर्ता कारक कहाँ है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, अगर राम को अंडरलाइन कर दिया जाए तो क्या राम में कारक है? उसमें अगर हम
क्या है राम पुस्तक पढ़ता है ना। हाँ, दो बच्चों के सामने दो उदाहरण रखिए। राम ने पुस्तक पढ़ी और फिर नीचे लिखे राम पुस्तक पढ़ता है। आप बच्चों से पूछिए कि किसमें कारक है और कौन सा, तो निश्चित रूप से पहले वाले में बताएगा कि ने लगने से ही कर्ता कारक है, लेकिन सर दूसरे में नहीं है। तो ये बताना है उसको कि उसके पदों को पहचान करिए। पदों को भी पहचानना जरूरी है। कभी कभी प्रसंग नहीं मिलते हैं, विभक्ति चिन्ह नहीं दिखाई देती, उसका लोप रहता है, हाँ, तो फिर भी वहाँ कारक होता है, तो ये बताने की जरूरत है। और चूंकि शुरुआती दौर में कर्ता कर्म क्रिया के बारे में तो हम लोग जान भी लेते हैं, लेकिन अन्य पद आते हैं तो हमें भी समस्याएं होने लगती हैं, इसलिए हमें भी अध्ययन की जरूरत है। सामान्य से शब्दों में तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन वही शब्द जब असामान्य हो जाता है तो हमारे लिए भी परेशानी का सबब बन जाता है। हाँ। व्याकरण घटने की चीज नहीं है, व्याकरण समझने। हाँ बिल्कुल, जहाँ भी हम बैठेंगे हम परेशानी में पड़ जाएंगे। जी जी, इसको प्रयोग के द्वारा सीखेंगे तो आसान है। यहाँ मिलेगा एक हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अभिकरण, संबोधन। अपादान में कभी कभी आपादान भी हो जाता है। लिखने के क्रम में हम बोर्ड पे जब लिखते हैं तो खुद ही कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि अपादान था कि अपादान था, ये अपादान था, तो इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। चिन्ह लिखने में गलतियां होती है। हाँ? चिन्ह अब वर्तनी